नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल एलयू एजू प्लेटफॉर्म पे। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो आज का अपना टॉपिक है कि अगर आप एक बिगिनर्स हैं और यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम इससे पहले इसमें एक वीडियो भी 1 घंटे पहले बनाए थे, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। वो वीडियो डिलीट हो गया गलती से एडिट करते समय। वो लगभग आधे घंटे का वीडियो था तो डिलीट हो गया, बट तो उसमें काफ़ी हमें दिक्कतें आई क्योंकि उसे एडिट वगैरह करते समय 2-2.5 घंटे का टाइम लगा। मैं उसे 9 बजे शूट किया था यहीं अभी, तो 12 के अराउंड तक वो एडिट हो गया। बट जब एडिट हो के लास्ट स्टेज पे जब मेरे को यूट्यूब पे अपलोड करना था तब जाके वो डिलीट हो गया। कुछ मेरे से गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया। देन तो मैं जैसे वो 12 बजे रात को भी डिलीट हुआ। इस टाइम में बज रहे हैं, इस टाइम में टाइम है 12:07। ओके, तो जैसे वहाँ डिलीट हुआ तो फिर मैं सोचा कि मॉर्निंग में बनाऊँगा, बट यहाँ मॉर्निंग में शोर शराबा होता है आसपास ज़्यादा, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ। तो अपना टॉपिक है, नींद भी काफ़ी लगी है मेरे को। देन ये अपना जो यहाँ पास अभी डिस्कशन है ये 25-30 मिनट के अराउंड चलेगा। ओके, हाँ, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट आवर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स जो होते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप इन फ्यूचर यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन, हम इसी टॉपिक्स में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो अगर आप मैं किसी टॉपिक पे चर्चा करूँ इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7879165976 पर 7879165976 पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, तभी आप सारी बातों को क्लियरली समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें आपको मिस हो जाएंगी। अदरवाइज़ क्या पता कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हों शायद वो लास्ट में, बीच में या शुरू में भी हो सकती हैं। तो आपको वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक। तो आप वीडियो का अंत तक देखें। तो हम चलिए शुरू करते हैं आहिस्ते आहिस्ते अपने आज के इस डिस्कशन को। ओके, तो आज का अपना टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की। ओके, यूपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं और आप एक अभी शुरुआती हैं, जीरो लेवल से अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप यूपीएससी की फील्ड में जाएंगे, ठीक। अगर आप एक 12th स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यूपीएससी को समझना होगा। आखिर यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम हम क्यों दें। भाई, अगर आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई आप क्यों दोगे, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक। यूपीएससी क्या होता है, अगर आप उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या होता है। अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, बट अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके अच्छे से इसके बारे में पता कीजिए। यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं यूपीएससी प्रदान करता है, ठीक।
ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी के एग्ज़ाम देने से आप किस सिविल सेवा में जाएंगे, किस सिविल सेवा के लिए आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह तरह की सिविल सेवा हैं। बट ठीक, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं आपको। तो यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, अगर हम इसे हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है 3 स्टेज में होता है। प्रीलिम्स टेस्ट, प्रिलिमिनरी पीटी जिसे हम बोलते हैं, और फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आगे प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं तो आप मेंस में आपको बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मेंस में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक, अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। फिर आप अगर मेंस में कोई निकाल लेते हैं तब आप इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लिए लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए तो फिर भी आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें टोटल 2025 मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट में 200 नंबर्स के होते हैं। ठीक, तो इस यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर टोटल 24 सेवाएँ आती हैं, 24 सिविल सेवाएँ आती हैं, 24 सेवाएँ आती हैं इसमें। ठीक, तो इसमें जैसे IAS, IFS, IPS, IRS आदि की तरह की सेवाएँ आती हैं। और इसमें एक जो केंद्र की सेवाएँ होती है, केंद्र जो सेंट्रल स्टेट है उसकी भी सेवाएँ इसमें ऐड होती हैं। सेंट्रल की स्टेट की सेवाएँ होती हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी होगी यूपीएससी के बारे में। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के बारे में सोचना है। पूरी जानकारी आपको यूपीएससी के बारे में कंडक्ट करके इकट्ठा करके आपको पता करनी है और लिख लेनी है। ठीक, फिर बात आती है आपको यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस, ठीक, यूपीएससी का सिलेबस आपको निकलवा लेना है, प्रिंट आपको निकलवा लेना है। ठीक, आपको यूपीएससी का सिलेबस निकलवा लेना है। आप फिर आपको सिलेबस को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। और एक बात और, कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स भी आपको निकलवाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे आपको निकलवाना है। और सिलेबस, ये तो मेन चीज़ें हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करने की सोच रहे हैं और स्टार्ट करने के बारे में, तो आपको सबसे पहले कुछ पिछले साल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और PD और सिलेबस, जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर देते हैं तो उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस पता होने से हमें पता हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मोटा मोटा हिसाब अपने को लग जाता है। ठीक, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन आपको फाइंड आउट कर लेना है आपको। अगर आप एक 11th-12th के स्टूडेंट हो और आप अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप सबसे पहले 11th-12th को अच्छे से पढ़िए, फिर आप ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़िए, तब आप ग्रेजुएशन से थोड़ा थोड़ा आप उसे स्टार्ट कीजिए। अगर आप 12th से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोशेंट्स वगैरह की बुक आप ले लें, धीरे धीरे उसको स्टडी करते रहें, समझते रहें। NCERT 6 की ले लें, उसको पढ़ते रहें, जो छोटी छोटी बेसिक्स हैं उसको समझते रहें, यूपीएससी के बारे में अपडेट लेते रहें, उसको समझते रहें। ठीक, अगर आप अभी 11th-12th में हैं तो आप सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप आगे 11th-12th को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक ना, क्योंकि आप बिना ग्रेजुएशन के यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर बात आती है, आप अगर ग्रेजुएशन के और आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप 1-1.5 साल अपनी पढ़ाई को दे दें, और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे निकाल के अपनी यूपीएससी के लिए देते रहें।
तो आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 1-2 घंटे आप निकाल के दे भी सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक। अगर हम एलिजिबिलिटी की जानते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम कैसे आप दे सकते हैं, कौन दे सकता है, तो अगर आपकी एज 21 ईयर है, अगर आप 21 साल के हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप BA BSc इंजीनियरिंग कुछ भी आप क्यों हो, आपका एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के योग्य हो, एबल हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। समझ रहे बात को? हाँ, तो आपकी एज 21 होनी चाहिए, 21 ईयर आप हो जानी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ठीक, तब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर बात आती है कि और हम कैसे स्टार्ट करते हैं, और कुछ तरीके। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे सोशल मीडिया में कुछ ऐप्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके जरिए आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को और बढ़ा सकते हैं और थोड़ा हाईली कर सकते हैं। जैसे एक यूट्यूब चैनल और एक एप्लीकेशन है AFEIAS करके, AFEIAS करके एक यूट्यूब चैनल भी है और उनका एप्लीकेशन ऐप भी है। आप उस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा। उसको आप इंस्टॉल करने के बाद उसमें ऑडियो लेक्चर्स, पर डे ऑडियो लेक्चर्स, डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ क्लिप पर डे आपको मिलती रहेंगी और यूट्यूब पे उनके अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक। आप एक बार ज़रूर जाके देखें, आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा AFEIAS यूट्यूब चैनल और उनका एप्लीकेशन भी, ठीक। फिर एक आता है दृष्टि IAS करके। दृष्टि IAS भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, बट आपको अभी पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको भी पेड कोर्सेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप बेसिक्स 2-4 में 6 महीने बेसिक पढ़िए, समझिए यूपीएससी के बारे में, फिर आप उसके कोर्स लीजिए, ठीक। और हम बता दें, आप खान सर की वीडियोस भी देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी जो स्पेशल सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी से रिलेटेड है, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप खान सर के यूट्यूब चैनल अथवा एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। बट मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि खान सर जल्द ही यूपीएससी का बैच स्टार्ट करेंगे, शायद इसी साल में या न्यू ईयर तक यूपीएससी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप खान सर की भी बैच ले सकते हैं, ठीक। और एक सिविल से डेली करके आप एप्लीकेशन है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप उस पर कई तरह की अच्छी न्यूज़ सुन सकते हैं, ठीक, और देख सकते हैं अपडेट पर डे यूपीएससी से रिलेटेड पर डे वहाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी। सिविल से डेली ऐप है जो कि इंग्लिश मीडियम स्पेशल है, ठीक। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, आप अगर राजनीति के बारे में, राजनीति सब्जेक्ट के बारे में, राजनीति एक होती है राजनीति, एक होती है राजनीति सब्जेक्ट। अगर आप राजनीति सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप पर डे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जानना चाहते हैं, और तो आप एक संसद टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल दोनों है, तो आप संसद टीवी में भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी फुल होगा आपके लिए। संसद टीवी जो पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 2 टीवी चैनल्स थे, उनको एक करके एक टीवी चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है संसद टीवी, ठीक। तो आप उस पर भी जा सकते हैं। ये भी कुछ सोशल मीडिया जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ये मैंने 3-4 सोशल मीडिया आपको ऐसे बताया जिनका मैं भी खुद यूज करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको सजेशन किया।
अगर आपको पसंद आए तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज आप कोई ज़्यादा दबाव नहीं है। आप एक बार, हाँ, आप जाके एक बार चेक कर लें इन एप्लीकेशंस को, इन प्लेटफॉर्म में भी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, आप हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहिए जो यूपीएससी के फील्ड से, आपके इस फील्ड से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, ऑलरेडी हो, इस फील्ड में हो। समझ रहे बात को? आपको कनेक्ट रहना है ऐसे लोगों से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कर चुके हो, वो फिर चाहे आपके दोस्त, भाई, बहन, रिलेटिव्स या टीचर्स जो भी हो। तो आपको ऐसे दोस्तों से मित्रता बनानी है, उनसे कनेक्ट रहना है, उनसे अपडेटेड लेते रहना है, उनसे सुझाव लेते रहना है यूपीएससी के बारे में। उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। आप ऐसे दोस्तों से कनेक्टेड रहिए जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक, आप न्यूज़ सुनते रहिए। फिर ये आ गई कि आप कनेक्टेड रहिए। किससे कनेक्टेड रहिए? आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी कनेक्टेड रहिए। आप ऐसे दोस्तों से कनेक्टेड रहिए जो इसी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे फिर हो कोई भी हो, आपके दोस्त, भाई, बहन, रिलेटिव्स, टीचर्स या फिर आपके स्टूडेंट्स, कुछ भी हो, जो कोई भी हो। ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड रहिए तो आपको, आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। फिर बात आती है, और हम क्या कर सकते हैं? आप अगर बिगिनर, और आप क्या कर सकते हैं? आप अगर आप स्टडी मटेरियल के बारे में बिगिनर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो आप लूसेंट से ले सकते हैं। लूसेंट, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम में ले सकते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश मीडियम में लूसेंट ले सकते हैं। और इस लूसेंट को स्थायी तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए आप उसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट 12th से नहीं उठानी है कि आप डायरेक्ट जाएं और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आपको 6 की एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक लेना है। वो फिर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको 6 की लेना है। फिर स्टेप बाय स्टेप 7, 8, 9, 10 आपको ऐसे लेने से आपको, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं तो पिछले क्लास से रिलेटेड होती है। जैसे आप जब 7 की पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो क्लास 6 की बुक से रिलेटेड होंगे। ओके, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होगा उससे। हाँ, इसलिए आप एकदम से बेसिक से पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी है। ठीक ना? अगर आप 6 से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप 6 की पढ़िए, फिर 7 की, फिर 8 की। क्योंकि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। डायरेक्ट हम कोई भी सीढ़ी नहीं चढ़ जाते हैं। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह। अगर हम डायरेक्ट चढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा पैर टूटेगा, पैर हमारा ही ना टूटेगा। अगर हम डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ते हैं, डायरेक्ट छत पर कूदने की कोशिश करेंगे एक छलांग में, तो क्या होगा? पैर टूटेगा, हॉस्पिटल जाएंगे। घाटा किसी में? अपना घाटा। तो अपना घाटा कोई करवाना थोड़ी चाहेगा, अपना घाटा ना आप करवाना चाहेंगे ना हम। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम को करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। क्या रेगुलरिटी वर्ड, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इसे मेंटेन करके चलिए। आप जैसे 1 घंटे पढ़ते हैं, पर डे 1 घंटे पढ़िए। अगर आप 10 भी मिनट पढ़ते हैं, पर डे 10 मिनट पढ़िए। ये होती है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब प्रतिदिन उतना ही पढ़ना है आपको। जैसे आपने 20 मिनट आज पढ़ा तो 20 कल, 20 कल, इस तरह 20 पढ़ते ही रहे। अगर आप इसे बढ़ा नहीं सकते तो घटाए ना, कि आज 20 पढ़ा, कल 18, कल 1 भी नहीं पढ़ते। आज हमने 6 घंटे पढ़ लिया, कल 1 भी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। तो आपको एनसीईआरटी की बुक एक एक तो 2 धीरे धीरे ले लेनी है और उन्हें आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते रहना। मैं ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2-4 महीने से ऑलरेडी ये पढ़ रहे हैं तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब स्टेप्स को आपने फॉलो कर चुके होंगे। ठीक, और मैं एक और फिर मैं अगर बताऊँ तो जैसे आप जो कोई भी मान लीजिए बुक पढ़े हैं, ठीक, उसका रिवीजन
एक चीज़ ये आती है रिवीजन। आप भले एक पेज पढ़े बट उसका रिवीजन करते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे सफा होती जाएगी, आपको भूलती जाएगी। तो आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसका रिवीजन समय समय पर टाइम पर करते रहें। बिना रिवीजन के कहीं ना कहीं आप दिक्कत में फंस जाएंगे, आपकी वो चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते साइड भूलती जाएंगी। तो आपको रिवीजन करके चलना है। जैसे आपने जो चीज़ पढ़ा, जैसे आपने कल पढ़ा तो आज रिवीजन करना है, ठीक। जब आपने आज रिवीजन कर लिया तो फिर 2 दिन बाद किया। जब आपने 2 दिन बाद रिवीजन कर लिया फिर आप उसको 4 दिन बढ़ा सकते हैं, फिर 4 दिन को 8 दिन, इस तरह रिवीजन की हम डेट बढ़ाते हैं। यानी कि आपको उसी चीज़ को पर डे पढ़ना है नहीं। जैसे आपने कल पढ़ा आज पढ़ सकते हैं, फिर आज के बाद 2 दिन बाद, और फिर 2 को 4 में, 4 को 8 में, इस तरह 2 करते जाना है इसमें। ओके, इस तरह आपको रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ पढ़ें उसका रिवीजन करें, नहीं फिर वो आपकी भूलते जाएगी। जैसे आपने मान लीजिए कोई एनसीईआरटी बुक है, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, फिर सेकंड पढ़ सीधे बिना रिवीजन कि आप उसमें सेकंड में चले गए, ठीक। चले गए आप सेकंड में, फिर आप थर्ड में चले गए, थर्ड के बाद आप फोर्थ में चले गए बिना रिवीजन किए। तो जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो पीछे पीछे सफ़ा मतलब भूलता जाएगा, आप डिलीट होता जाएगा आपकी मेमोरी से। आपकी जो मेमोरी है उससे आप डिलीट होता जाएगा, भूलता जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहेंगे तो रिकॉल होता रहेगा, वो याद आता रहेगा, आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगी, भूलेगा नहीं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। रिवीजन आप अगर पढ़े ना, आप रिवीजन ही करें किसी चीज़ का तो आपका एक कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। भले अब मैं पढ़ूँ ना, बट वही चीज़ अगर आप चाहे 10 बार पढ़ें, चाहे 10 बार रिवीजन करें, वही निकाल आएगा। पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आप किस तरह पढ़ते हैं आप पे डिपेंड करता है, बट रिवीजन करते रहिए, चाहे जैसे करिए, ठीक। रिवीजन करिए। हाँ, फिर अब बात आती है, जैसे आपने पढ़ लिया बट आपका पढ़ा हुआ कंप्लीट कितना हुआ। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने बुक रीडिंग करके पूरी बुक ख़त्म कर दी। कंप्लीट कितना हुआ, आपने पढ़ा तो बहुत सारा आपने पढ़ लिया, बट अगर मैंने मान लीजिए आपसे पूछा, कुछ भी पूछा, आपने अगर ABCD पढ़ ली तो मैंने पूछा तो वॉवेल्स क्या होते हैं ABCD में, व्हाट इज़ अ वॉवेल इन ABCD, आप क्या बताओगे। अगर मैंने डेफिनेशन पूछ ली वॉवेल्स की, बताओ वॉवेल्स की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने मान लीजिए ABCD कंप्लीट कर ली, आपने बोला कि मैंने ABCD पढ़ लिया, ओके, आपसे ABCD आती है, तो मैंने पूछा कि बताओ ABCD में क्या होता है, आप बताएंगे कि लेटर होते हैं, ओके। लेटर में क्या क्या होता है, वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ओके। बट अगर मैंने पूछा कि आप बताओ हम किसे कहेंगे वॉवेल, किसे कहेंगे कॉन्सोनेंट, डेफिनेशन बताओ, इसकी भी तो डेफिनेशन होती है ना। हाँ, तो फिर आपको ऐसे कंप्लीट करते चलना है, यानी कि आपको रीडिंग करते चलना है, ठीक ना। तो रिवीजन करेंगे तो उससे कंप्लीट होता रहेगा। आप जब पढ़ें तो बुक रीडिंग ना करें, आप उसको समझते हुए पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें, ठीक। ये हो गई कंप्लीट रिवीजन, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि एक सोशल खुली हुई आपकी जो माइंड होती है ओपन होनी चाहिए हर वक्त। जैसे हम UPSC का जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ बुक के हिसाब से हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। हमें आप ये समझ लीजिए कि आप जो UPSC के एग्ज़ाम है बुक के, अगर आप बुक पे ऑलरेडी 100% आप बुक पे डिपेंड रहेंगे तो आप कभी भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक। तो आपको बुक के साथ साथ बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर के इन्वायरमेंट है, तो उसे भी आपको समझ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। अपने बुक के साथ साथ बाहर के इन्वायरमेंट को, हमें बाहर की सोसाइटी को, बाहर की इन्वायरमेंट को हमें समझना है। बाहर का जो पर्यावरण है, बाहर का जो समाज है, आखिर समाज कैसे रहता है, कैसे काम कर रहा है समाज, इन सब को हमें समझ के चलना है। समाज को साथ लेके चलना है, समाज को स्टडी करना है, समाज को समझना है, ठीक है ना।
आखिर समाज होता क्या है, एक अच्छा समाज कैसे होता है, हम एक अच्छे समाज को कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, आसपास देख रहे हैं आखिर पे समाज में क्या दिक्कतें हैं, जो आपके पास, जो आसपास आप जिस समाज में रहते हो वहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेज हैं उनके, इन सब बातों को आपको समझना है एक ओपनली माइंड से। अगर आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, जो आपका माइंड है तो व्यापक होना चाहिए, व्यापक तो समझते होंगे ना आप, किसी चीज़ को डीपली लें, ठीक। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको बाहर की सोसाइटी, इन्वायरमेंट को समझते हुए चलना है। बुक की स्टडी, बुक की रीडिंग, बुक की गहराई के साथ साथ जो बाहर घटनाएं घट रही हैं, जो बाहर समाज में हो रहा है, समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे आप देखे होंगे कि कोरोना काल के पहले कितना स्लो चेंजेस हुए हैं, बट कोरोना काल में कितना जल्दी चेंजेस हुए हैं आपको पता नहीं चले होगा। हम कितना जल्दी, यानी कि ऑफलाइन से हम सब ऑनलाइन में आ गए, ये सब स्पीडली चेंजेस हुए हैं। 2 साल में जो चेंजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चेंजेस हुए, बट इससे पहले जो चेंज होता था स्लो मोशन में, यानी कि धीमी गति, धीरे धीरे होता था। बट इन 3 years कोविड टाइम बहुत स्पीड चेंजेस हुए। आपने देखा होगा कि हम सभी ऑनलाइन डिपेंड हो गए, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई। अभी इससे पहले हम सब जानते नहीं थे जूम मीटिंग वगैरह में क्लासेस चालू हुई, इससे पहले हम जानते नहीं थे क्या होता है जूम मीटिंग, क्या होता है जूम ऐप, गूगल ऐप, जो भी हो। तो इतना जल्दी चेंजेज आए, ये चेंजेज कैसे आए, क्या वजह थी, इन सबको आपको समझना होगा। क्यों ये क्यों जो होता है वाह, इसको समझना होगा, ठीक। आखिर में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, इस क्यों का जो उत्तर है आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से आंसर ढूंढें इस क्यों का, कि आखिर पे जो समाज है तो जातिगत में भेदभाव क्यों करता है, ठीक ना। ये जो आसपास की समाज है छुआछूत को क्यों मानते हैं, हमें क्यों नहीं मानना चाहिए, आखिर में माने हम तो क्यों माने, ये जो क्यों जो ये वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, पता करना होगा आपको। जो आप बाहर निकलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक। आपको इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक ना। तो मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई, और आप मेडिटेशन की भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर आप अभी एक न्यू स्टूडेंट हैं, आप जीरो आपका लेवल, यानी कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपका लेवल 0 है, तो मैंने 0 के लेवल के हिसाब से बताया है, कई सारी चीज़ें बताई हैं। उसके एक बार थोड़ा ऊपर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, ओके। फर्स्ट मैंने बताया कि आपको सबसे पहले यूपीएससी को समझना है, क्या होता है यूपीएससी कितने तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी के बारे में सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक। आपको यूपीएससी की सारी जानकारी आपको रखनी है। आप बल्कि एक नोट बना ले, उसमें यूपीएससी का फुल फॉर्म, हिंदी में फॉर्म, यूपीएससी कितने सेवाएं कंडक्ट करवाता है, कब एग्ज़ाम होता है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है, इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसका जो सिलेबस है तो आपके पास होना चाहिए, और जिसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके पास होने चाहिए। जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे तो आपको थोड़ा पता रहेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर मैंने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताया, टीवी चैनल संसद टीवी के बारे में बताया, AFE-IAS के बारे में बताया, दृष्टि IAS के बारे में बताया, मैंने खान GS सेंटर के बारे में बताया, सिविल से डेली ऐप के बारे में बताया, मैंने कुछ ऐप्स के बारे में आपको बताया जो मैं खुद ऑलरेडी यूज़ करता हूँ या करता था, ठीक। क्योंकि मैं अब करता था क्यों लगाया, क्योंकि मैं कुछ ऐप से नहीं करता, क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज कम है,
जिसकी वजह से हमें डिलीट करना पड़ता है। उसकी जगह मैंने और दूसरे ऐप्स को अब दूसरे एप्लीकेशंस ला लिए हैं, तो हम दूसरे को यूज़ कर रहे हैं अभी इस टाइम। ओके, तो आप इन सबको एक बार देखिए, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर हमने एनसीईआरटी पे बात की। एनसीईआरटी आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक। फिर मैंने बोला कि कनेक्टेड, आपको कनेक्ट रहना है लोगों के साथ। कनेक्टेड ऐसे लोग जो यूपीएससी फील्ड से हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कर चुके हों, तो ऐसे लोगों से आपको कनेक्टेड रहना है, कनेक्ट बना के रखना है आपको। फिर मैंने बात की कि